दोस्तों, जब बात इजिप्ट की आती है तब पिरामिड्स को लेकर वो पहले से ही रहस्यमय बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पिरामिड्स ही इजिप्ट को रहस्यमय बनाते हो, क्योंकि इजिप्ट में खोजकर्ताओं को कुछ ऐसे प्राचीन रहस्य भी जानने को मिले हैं जिनके बारे में जानकर किसी भी इंसान के सिर में दर्द उठ जाएगा। तो चलिए जानते हैं इजिप्ट के इन्हीं प्राचीन रहस्यों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। द दाखले कैंसर केसेस। जब भी कहीं कैंसर का नाम आता है तो आप सभी के मन में केवल एक ख्याल आता होगा कि कैंसर एक मॉडर्न प्रॉब्लम या डिजीज है जो ओवर प्रोड्यूस फूड, अल्कोहल, सिगरेट और कई और अनहेल्दी फूड्स के चलते हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 3000 साल पहले भी लोग कैंसर से पीड़ित हुआ करते थे, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग मेरी बात पर विश्वास ना करें, पर यह सच है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने आज से कुछ साल पहले ही दाखले ओएसिस में करीब 1087 इजिप्शियन ममीज को खोजा था जो वहां अपनी अपनी कब्र में दफन थी। आपको बता दें कि वहां से खोजे गए 1087 लोगों की इन ममीज को अलग अलग तरह का कैंसर था। किसी को बॉडी के एक हिस्से में तो किसी को दूसरे हिस्से में कैंसर था। वहां से खोजी गई पहली ममी एक 50 से 60 साल के बीच के आदमी की थी जिसकी मौत कैंसर के चलते हुई थी और उसे रेक्टल कैंसर था। इसके बारे में साइंटिस्ट का मानना था कि इनके इस कैंसर के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि जब पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा था तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसे कैंसर था। इसका खुलासा तब हुआ जब साइंटिस्ट ने उसकी बोन्स में लेसन्स और होल्स को एक रिसर्च के दौरान एग्जामिन किया। इस एक्सकवेशन के दौरान कुछ ऐसा भी मिला जिसने सबको सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो कुछ और नहीं 3 ममीज थी जो 20 से 35 साल के बीच की थी और उन्हें भी कैंसर था, जबकि आज की जनरेशन तक में इस उम्र में कैंसर होना बहुत रेयर बात है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर जब एंशिएंट इजिप्शियन इतने ज्यादा डेवलप थे तो क्या उनके पास कैंसर का इलाज भी था? तो आपको बता दें कि कैंसर के इलाज के बारे में आपको इजिप्ट की वॉल्स पर कई जगह कार्विंग्स और पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, पर साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि अगर इजिप्शियन पीपल के पास इसका इलाज होता था तो 1087 मौतें ना होती। पर अगर सोचा जाए तो क्या ये ममीज कैंसर के ट्रीटमेंट से आने के पहले की नहीं हो सकती? ये बात वाकई हैरानी भरी है। पिट्स विद सीवियर्ड हैंड्स। ये बात साल 2012 की है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एवरिस नाम की प्राचीन सिटी में एक पैलेस को खोजा था। एवरिस नाम की यह सिटी इजिप्ट के कायरो से नॉर्थ ईस्ट में नाइल और डेल्टा के पास है। यह डिस्कवरी इतनी ज्यादा विचित्र है कि इसके बारे में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर 4 गड्ढों को खोजा था, लेकिन वो कोई साधारण गड्ढे नहीं थे, बल्कि उन पिट्स में से 2 पिट्स में एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ 16 राइट हैंड्स मौजूद थे, और वहीं 2 बचे हुए गड्ढों में भी 14 हाथ मौजूद थे। इनमें से 2 गड्ढों को उस पैलेस के थ्रोन रूम यानी राज्यसभा वाले रूम में खोजा गया था, और 2 वहीं पास के दूसरे कमरे में मौजूद थे। आपको जानकारी दे दें कि इन खोजे गए हाथों में से कुछ का आकार नॉर्मल हाथ से बड़ा था, तो वहीं कुछ हाथों का आकार इतना ज्यादा बड़ा था कि वो देखने में किसी जायंट की हाथ की तरह नजर आ रहे थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से खोजे गए इन हाथों की कार्बन डेटिंग की तो पाया कि ये हाथ आज से 3600 साल पुराने हैं, और उस समय पर इस जगह पर हिक्सोस पीपल का राज हुआ करता था जो इजिप्ट के नॉर्दर्न कैनान पर कब्जा करे हुए थे। एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि ये जो पैलेस उन्होंने खोजा है ये भी एक हिक्सोस रूलर किंग कायान का ही है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक कार्विंग को भी खोजा था जिसमें यह दिखाया गया था कि एक सैनिक दुश्मनों का हाथ काटकर सोने के बदले उसे बेच रहा है, और ये इमेज उन हैंड्स के काटे जाने के 400 साल बाद की है। पर वो ऐसा क्यों करते थे, ये बात वाकई रहस्यमय है। द ममी रैप्ड इन अ फॉरेन बुक। ये बात तब की है जब नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट और सीरिया को 1798 में घूमने गए थे, जहां वो कई बड़े लोगों से मिले भी थे। उन्होंने वहां कई चीजों की खोज की थी, और तो और इजिप्टोलॉजी की फील्ड भी उन्होंने ही बनाई थी। उनकी उन खोजों में इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स जैसे पैपरी और इजिप्शियन ममीज और ना जाने कितनी सारी चीजों की खोजें शामिल थी, जिन्हें आज नील वैली म्यूजियम में रखा गया है। उनकी उन्हीं खोज में से एक है नेजी हैंजू की ममी, लेकिन इनके द्वारा खोजी गई ये ममी नाइल वैली म्यूजियम में नहीं बल्कि क्रोएशिया के ज़ाग्रेब म्यूजियम में रखा गया है। पर अगर अब आप सोच रहे हैं कि आखिर इस ममी में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि इस ममी को लाइबर लेंटियो नाम की एक लैटिन किताब से कवर किया गया था जो एक लिनन बुक है।
इतना सब कुछ जान लेने के बाद अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि जब इस मम्मी को नाइल वैली म्यूजियम के मालिक ने खोजा था तो ये क्रोएशिया के म्यूजियम में कैसे पहुंची, तो आपको बता दें कि जब साल 1848 में ज़ाग्रेब म्यूजियम के मालिक सारी दुनिया के म्यूजियम्स को घूमने निकले तब उन्होंने इसे देखा और देखते ही खरीद लिया। लेकिन अगर इसके रहस्य की बात करें तो इसका रहस्य ये है कि आखिर इस मम्मी को लैटिन भाषा में लिखी उस किताब से क्यों कवर किया गया। ये बात आज तक साइंटिस्ट पता नहीं कर सके हैं। एंशिएंट श्रिपी सॉक, ये बात साल 1913 से 1914 के बीच की है, जब इस श्रिपी सॉक को इजिप्ट के एंटोनोपोलिस नाम के शहर में एक एक्सकवेशन के दौरान जॉन डीमंस जॉनसन नाम के एक पेपरोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था। यह आज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में लोगों के बीच रखा गया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस सॉक में ऐसी क्या खासियत है, तो आपको बता दें ये सॉक 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच हाथों से ऊन को बुनकर बनाया गया सॉक है। पर जब साइंटिस्ट इस बात का पता करने निकले कि आखिर ये सॉक किस सिविलाइजेशन या किस राजा का है, तो उन्हें पता लगा कि ये सॉक एक एलीट इजिप्शियन के बच्चे का है। इसके साथ ही हाल ही में हुई रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है कि इस इजिप्शियन सॉक का कलर अब इतना ज्यादा डिग्रेडेड हो चुका है कि इसे आज के समय किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ही देखा जा सकता है। पर जब इसे खोजा गया था तब भी इसका कलर कुछ खास नहीं था। आपको बता दें कि अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि ये छोटा इजिप्शियन सॉक में एक ही धागे पर कई तरह रंगों को मिलाकर बनाया गया था। तो इस बात ने सबको हैरानी में डाल दिया कि आखिर 3री से 4थी शताब्दी के बीच इस तरह की कला का उपयोग आखिर कैसे कोई सीख सकता है। पर जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है वैसे वैसे इसके रहस्य सुलझते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसके कलर्स को प्लांट डाइस की मदद से बनाया गया था। जैसे रेड कलर मैरा नाम के पेड़ों की जड़ों से बनाया गया था, तो ब्लू कलर प्राचीन जंगली पेड़ों से बनाया गया था और इन कलर को एक दूसरे में मिलाकर कई नए कलर्स को बनाया गया था। ये वाकई 2000 साल पहले की अद्भुत कला है, मिस्टीरियस ब्लैक गू। दोस्तों, इस खोज के बाद आप जरूर इजिप्शियन पीपल के रहस्यमय होने का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए कई अलग अलग तरह के तरीकों का उपयोग किया करते थे और उन्हीं में से एक है ये रहस्यमय ब्लैक गू, जिसे अब तक कई सारे एंशिएंट इजिप्ट के ममी केसेस पर खोजा जा चुका है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जेड हैंसन इवांका का ममी कॉफिन है, जो पूरी तरह उस ब्लैक गू से कवर्ड था। आपको जान लेना चाहिए कि जेड हंसुआ इवांका आज से 3000 साल पहले इजिप्ट में रहा करते थे, जिन्होंने ना जाने कितने सालों तक एनेक के एमोन टेम्पल में एक हाई प्रीस्ट के रूप में अपना काम किया है। पर इनकी मौत के बाद इन्हें ममी बनाकर एक कॉफिन में रखा गया और उसके बाद इनके इस कॉफिन को प्लास्टर से कवर किया गया और उस कॉफिन पर बने चेहरे को सोने की पत्तियों से सजाया गया और तो और इसके बाद इस कॉफिन को गर्म ब्लैक गू से कवर कर दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि जेड हैंसुआ इवांका का कॉफिन कोई इकलौता कॉफिन नहीं है जिसे ब्लैक गू से कवर किया गया हो, बल्कि इसके साथ ही इजिप्ट में कई सारे और भी ऐसे कॉफिन्स को खोजा जा चुका है जो पूरी तरह ब्लैक गू से कवर्ड थे। दोस्तों, तूतनखामुन के टूम्ब के अंदर भी कई लीटर ब्लैक गू मौजूद था, पर जब हाल ही में ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज ने इसके ऊपर रिसर्च की तो पाया कि ये ब्लैक गू प्लांट ऑयल, एनिमल फैट, ट्री रेजिन, बीज वैक्स और बिटुमिन जैसी चीजों को मिलाकर बनाया जाता था। लेकिन आखिर इसका उपयोग किस पर्पस के लिए किया जाता था, इस बात का अंदाजा आज भी किसी को नहीं है। और अगर इसे सेफ्टी के लिए उपयोग किया जाता था तो इसे कुछ ही कॉफिन्स में क्यों इस्तेमाल किया गया, ये बातें आज भी रहस्य ही है। दोस्तों, इजिप्ट में हुई डिस्कवरी कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है ये तो आप सभी जानते होंगे। और अगर यहाँ खोजी गई पॉटरी के बारे में बात करें तो उसे एस्ट्राका कहा जाता है। यहाँ की अगर सबसे फेमस एस्ट्राका की ओर नजर डालें तो वो है ऑस्ट्रैकन ऑफ सेंटिमेंटल। यह एस्ट्राका या कहें लाइमस्टोन आज से करीब 3500 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। आपको बता दें कि जहां एक और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह 18th डायनेस्टी के सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स में से एक है और ये एंशिएंट टाइम के बच्चों के लिए एक प्रकार का स्कूल होमवर्क हो सकता है जिससे उन्हें कला का ज्ञान दिया जाता होगा। लेकिन अब अगर हम वहीं हिस्टोरियंस की बात करें तो उनका मानना है कि यह एंशिएंट इजिप्शियन के द्वारा बनाई गई एक ग्राफिटी है। हालांकि इसकी असली सच्चाई क्या है इस बात का कोई भी आज तक सबूत के साथ प्रूव नहीं कर पाया है। अब जब हम इजिप्ट में खोजी गई सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उन्हीं में से एक है ये खुफू स्टैचू।
इस स्टैचू का आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली इजिप्शियन डिस्कवरी में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इस डिस्कवरी के क्रेडिट की बात करें, इसका सारा क्रेडिट ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट सर मैथ्यू फ्लिंडर्स पेट्री को जाता है, जिन्होंने 1930 में एबिडोस में एक एक्सकेवेशन के दौरान इसे खोजा था। जब इन्होंने इस स्टैचू की कार्बन डेटिंग की तो पाया कि यह स्टैचू 4th डायनेस्टी के फेरोहा खुफू का है, जो आज से 4500 साल पुराना है। यह खुफू को डेडिकेटेड एकमात्र 3 डायमेंशनल स्टैचू है, जिसमें किंग खुफू अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यह सच में अमेज्ड है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कोलंबियन पीपल के बाद आए थे। इसका अनुमान कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में खोजी गई एक ओल्ड वाइकिंग्स विलेज से लगा है। इसके साथ ही एक बात और इसका सबूत देती है, और वो है वाइकिंग एरा का रूना स्टोन। दरअसल ये एक बहुत विशाल स्टोन है, जिसे ओलफ ओल्सन ओमेन के द्वारा साल 1893 में अलेक्जेंड्रिया माइनसोटा में पेड़ों की सफाई करते वक्त खोजा गया था। इस सैंडस्टोन का वजन लगभग 200 पाउंड से भी ज्यादा का है, जो वहीं एक पुराने वाइकिंग एरा के दौरान बनाए गए कमरे में मौजूद था। इसके ऊपर कई तरह की कार्विंग्स भी बनी हुई है, जो इस बात का सबूत देती है कि वाइकिंग्स 1392 में वहां पहुंचे थे, और आज उस स्टोन को केंसिंगटन रून स्टोन नाम से जाना जाता है, जो 25 फीट ऊंचा है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप थी, और आज इसे समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। खैर, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ही खोजा है, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि बेबीलोनियन पीपल के द्वारा बनाया गया एक क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट टैबलेट है, जो आज से 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस बेबीलोनियन टैबलेट में ऐसा क्या है, तो आपको जानकारी दे दें कि बेबीलोनियन पीपल काफी अच्छे मैथमेटिशियंस हुआ करते थे, और ये टैबलेट उसी से आधारित है, जिसके चलते ये टैबलेट जुपिटर के मूवमेंट के बारे में बताता है। ये बात साल 2016 में ही आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगी थी कि ये टैबलेट इतने काम की चीज है। आपको बता दें कि ये टैबलेट 14th सेंचुरी में बताए गए जुपिटर के मूवमेंट के पहले तक जुपिटर के मूवमेंट के बारे में सबसे एक्यूरेट डिटेल देता था। ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी वाकई गजब थी। इस पत्थर को ईस्टर्न टेनेसी में एक बरियल माउंट से साल 1889 में खोजा गया था। इसे एक प्रोफेशनल एक्सकेवेशन के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका नाम स्मिथसोनियन माउंट सर्वे प्रोजेक्ट था। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साइरस थॉमस ने इस स्टोन के बारे में बताते हुए कहा था कि यह शेरोकी अल्फाबेट का पहला एविडेंस है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्टोन 2nd सेंचुरी के दौरान का है। आपको जान लेना चाहिए कि जब आज से 1 दशक पहले इसका ट्रांसलेशन किया गया था, तो एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस पर लिखा है ओनली फॉर द जूडियंस, यानी कि यह केवल जूडियंस के लिए ही बना है। पर यह बात केवल एक अंदाजा है, लेकिन उस पत्थर पर क्या लिखा है इसका पता अब तक साइंटिस्ट ठीक तरह से भी नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से यह भी एक अति प्राचीन मिस्ट्री है। दोस्तों, अब आप जरा इस रिंग वॉच को देखिए, जिसे साल 2008 में एक सील्ड टूम्ब के अंदर से खोजा गया था। इसे जिस टूम्ब से खोजा गया था वो टूम्ब मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, पर यह तो साधारण सी बात है कि ये रिंग वॉच मिंग डायनेस्टी की नहीं है। दरअसल जब साल 2008 में शांगजी में इस मिंग डायनेस्टी की टूम्ब को खोला, तो उसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रिंग को खोजा, जिसके बाद से लोगों के बीच में टाइम ट्रैवल जैसी बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि ये प्राचीन काल की टाइम मशीन है, तो इससे कुछ अद्भुत ही बता रहे थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस वहम को दूर करने के लिए बताया कि यह रिंग वॉच 1990 की बनी हुई है, जो या तो कब्र को बंद करते वक्त किसी वर्कर्स के हाथ से गिर गई होगी, या फिर यह किसी चोर की हो सकती है जो इस टूम्ब से आर्टिफैक्ट्स को चोरी करने आया होगा। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चोपेजिक लाओस का क्रोकोडाइल स्टोन आज तक साइंटिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है, जिस पर एक अजीब सी कार्विंग बनी हुई है, और ये वॉटफुट टेम्पल में मौजूद है। ये टेम्पल 12th सेंचुरी के दौरान बनाया गया था, लेकिन ये स्टोन यहाँ 5th सेंचुरी से मौजूद है। दरअसल इसका नाम भी इसके ऊपर बने हुए कार्विंग्स को देखकर ही रखा गया था, क्योंकि इसके ऊपर बनी हुई कार्विंग देखने में एक क्रोकोडाइल की तरह ही नजर आता है, जिस कारण से इसका नाम क्रोकोडाइल स्टोन पड़ा। दरअसल इसकी मिस्ट्री ये है, इसके बारे में भी लोगों की दो राय है। किसी का मानना है कि इस स्टोन पर जो कार्विंग मौजूद है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना यह भी है कि वो कार्विंग नेचुरल है। हालांकि अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ये कार्विंग देखने में नेचुरल नजर आती है, क्योंकि इस पर किसी भी टूल का निशान नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि नेचुरल तरीके से इसका बनना कैसे संभव है। दोस्तों, हमारी अगली खोज भी इजिप्ट में ही की गई है, लेकिन ये शायद अब तक की सबसे वियर्डेस्ट खोज में से एक हो सकती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है
जब आप सोने को जाते हैं तो आप मुलायम से मुलायम तकिए का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या, मैं भी मुलायम तकिए का ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग सॉफ्ट पिलो की जगह पत्थर या लकड़ी से बने हुए एक प्रकार के ऑब्जेक्ट को उपयोग करते थे, जिसका ऊपरी भाग ऐसा बना हुआ होता था कि जिससे उसमें इंसान आराम से सिर रख सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो इसे भी पिल्लो की तरह ही अपने सिर को शरीर से ऊंचाई पर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट से एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट को खोजा है जो आज से करीब 5000 साल पुराना है। लेकिन अब बात आती है कि इनका हेडरेस्ट इतना ऊंचा क्यों होता था और वो इसकी जगह मुलायम पिल्लो का उपयोग क्यों नहीं करते थे, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। जूडियन डेजर्ट भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और हाल ही में साल 2022 की जनवरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां मौजूद नहल हामा नाम की गुफा से एक अनोखा स्कल खोजा है। स्कल मिलना तो एक साधारण सी बात है, लेकिन इसके ऊपर जो कोटिंग मिली वो जरूर रहस्य से भरी बात है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस स्कल के ऊपर से आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस चीज की कोटिंग खोजी है वो चीज कुछ और नहीं बल्कि रोड बनाने के दौरान उपयोग होने वाला एस्फॉल्ट यानी कि डामर था। इसके साथ ही जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्कल की कार्बन डेटिंग की तब उन्होंने पाया कि ये स्कल आज से करीब 9000 साल पुराना है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये नाटाफुआन सिविलाइजेशन के लोगों का काम है, लेकिन आखिर उस कोटिंग के पीछे का रहस्य क्या है ये अब तक कोई नहीं जान सका है। एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने कई अलग अलग कल्चर्स को कई अलग अलग चीजें सिखाई थी, क्योंकि आज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के दौरान इनके जैसी चीजें हमें दूसरे कल्चर में भी देखने को मिल जाती हैं। और उन्हीं में से एक कल्चर यूक्रेन में आज से 2000 साल पहले रहा करता था, क्योंकि साल 2021 के दौरान जब यूक्रेन में H31 हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को स्कारब्स मिले थे। दोस्तों, वो स्कारब शेप पेंडेंट देखने में ऐसे मालूम हो रहे थे कि जैसे इसे सर्मेशियन कल्चर के द्वारा बनाया गया हो। इसके बावजूद कि ये उस कल्चर से जुड़ी हुई पहली ऐसी खोज थी। और इन आर्टिफैक्ट्स के इजिप्ट से कनेक्शन की बात करें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स में इजिप्शियन पीपल के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक ब्लू इजिप्शियन फैन मौजूद था। लेकिन आखिर ये वहां कैसे पहुंचा, इसका खुलासा अब तक कोई नहीं कर सका है। इजिप्शियन किंग्स फ्रॉम द हेवन। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने कल्चर्स में से एक इजिप्शियन कल्चर के लोग हेवनली गॉड्स में कितना यकीन रखते थे ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हेवनली गॉड्स के बारे में एंशिएंट इजिप्ट के मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एंशिएंट इजिप्शियंस कल्चर में इजिप्शियंस अपने गॉड्स को एज अ किंग मानते थे। इसको प्रूव करने के लिए एक मिस्टीरियस लिस्ट का हवाला दिया गया जिसे ट्यूरिन किंग लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि इस लिस्ट को आज से लगभग 3000 साल पहले इजिप्शियन फेरोह रामेसेस II के रूल के दौरान बनाया गया था। लेकिन इस लिस्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में 15th डायनेस्टी तक के सारे रूलर्स और उनके रूल करने की ड्यूरेशन को बड़े ही शानदार तरीके से जमाया गया है। लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जो काफी पहले के हैं, यानी कि तब के जब इजिप्ट में कोई प्रॉपर रूलिंग नहीं होती थी। इन नामों के बारे में स्कॉलर्स मानते हैं कि यही वो एविडेंस है जो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि इस रीजन में पहले गॉड्स या आसमान से उतरे लोग राज करते थे। हालांकि सच्चाई क्या है क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस लिस्ट ने इस चैप्टर को जरूर थोड़ा सा सस्पेंसफुल बना दिया है कि आखिर इजिप्शियन सच में इस बात को मानते थे कि उन पर भगवानों ने राज किया है। द फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अजीब अजीब तरीकों से भूत भगाने के दावे किया करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार भूत भगाने की शुरुआत, जिसे एक्सॉर्सिज्म कहा जाता है, वो कब हुआ था? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत साल 1590 में हुई थी जब फ्रांस के राजा किंग हेनरी IV ने मार्थ ब्रोसियर नाम की लड़की का एक्सॉर्सिज्म करवाया था। इस लड़की के बारे में क्लेम किया जाता था कि इस लड़की के अंदर कोई आत्मा है, जिस वजह से इस लड़की की आंखें और आवाज अजीब प्रकार की डरावनी हो जाती है, जिसके चलते वो लोगों को डराकर उनको लूटने का काम करती है। इसलिए किंग हेनरी ने इसकी पोल खोलने के लिए एक्सॉर्सिज्म करवाया, जिसमें पहले क्लेम किया गया कि होली वाटर और सैक्रेड हाइम से भूत को भगाया जाएगा। हालांकि बाद में पता चला कि यह सब एक ड्रामा था जिसमें नॉर्मल वाटर और लैटिन पोएट्री का यूज किया गया था। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ ये तो आज भी हमें नहीं पता कि आखिर उस लड़की में से भूत भागा या फिर सच में वो लड़की सबको बेवकूफ बनाती थी। द वैटिकन माइथोग्राफर्स। दोस्तों, क्रिश्चियन एंशिएंट एरा में फेमस फेरी टेल्स जैसे कि सिंड्रेला और दूसरी अन्य कहानियों के बारे में देखा जाए तो वैटिकन माइथोग्राफर्स का रोल काफी ज्यादा हुआ करता था। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसे इन कहानियों को मैन्यूस्क्रिप्ट में पिरोकर लिखने का काम दिया गया था। इसलिए इन लोगों ने इन सभी कहानियों को क्रिश्चियन कल्चर के हिसाब से ढाला और कंपाइल किया।
हालांकि इनके वर्क को साल 1831 में कार्डिनल एंजेलो माई ने पब्लिश किया। बहरहाल उस जमाने में ऐसा इसलिए किया जाता था जिस वजह से क्रिश्चियन बच्चे वेल बिहेव्ड रहें और अपने धर्म से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में जानें। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके साथ साथ वेटिकन माइथोग्राफर्स का सबसे बड़ा काम जो था वो ये था कि उन्हें ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कहानियों को भी क्रिश्चियन फेथ के जोड़कर दिखाना था। इसलिए आज जो भी हम ग्रीक और क्रिश्चियन स्कल्पचर्स में सिमिलैरिटी देखते हैं वो सब इन्हीं माइथोग्राफर्स की देन है। एज़टेक गॉड्स फ्लैश। दोस्तों, पुराने जमाने में माना जाता था कि लोग अपने डिवोशन को बढ़ाने के लिए साइको एक्टिव मशरूम्स को कहते थे, जिससे उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे जो उनके गॉड से कनेक्ट करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बात के सबूत स्पेन के विलार डेल ह्यूमो नाम के शहर में मिले हैं, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक केव के ऊपर ऐसे ही साइकेडेलिक मशरूम्स केव्ड मिले हैं। इन्हें आज से लगभग 6000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इन मशरूम्स से जुड़ी जो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है वो ये कि एज़टेक एरा के लोग भी इस बात को मानते थे और वो इस बात को कहते थे कि एज़टेक लोग साइलोकाइब एस्टोकरम नाम के मशरूम, जिसे एज़टेक फ्लैश मशरूम भी कहते हैं, उसको खाते थे, जिस वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस हो और वो अपने गॉड से ज्यादा कनेक्ट रह सके। हालांकि कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि इन मशरूम्स के अलावा और भी चीजें थीं जिनके नशे ये लोग हेलुसिनेशंस के लिए करते थे। हैटशेप्सट मायर ट्री। दोस्तों, इजिप्ट में कई ऐसी जगह हैं जो कई सारे रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही जगहों में से एक है नाइल के पास हैटशेप्सुट्स मॉर्चुरी टेम्पल, जहां एक मायर ट्री खड़ा हुआ है जो एंशिएंट टाइम की फेमस क्वीन हैटशेप्सट के इतिहास को बताता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ आज से लगभग 3500 साल पुराना है। दरअसल ये पेड़ एक बहुत ही रिस्पेक्टेड रूलर क्वीन हैटशेप्सट का है, जिन्होंने इस क्षेत्र में कई सालों तक शासन किया था। लेकिन उनके बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनके सारे रिकॉर्ड्स को उनके ही बेटे के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गया। लेकिन इत्तेफाक से ये मायर ट्री बचा रह गया, जिसकी वजह से आज हम उनके इतिहास के बारे में जान पा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो हम आपको बता दें कि क्वीन का स्टेपसन थटमोस III अपने पिता का सिंहासन को पाना चाहता था, लेकिन मरने से पहले उसके पिता ने सारा राजपाट अपनी पत्नी क्वीन हैटशेप्सट को दे दिया, जिस वजह से थटमोस अपनी सौतेली मां से चिढ़ गया और उस वजह से उनके मरने के बाद उसने रानी की सारी यादों को मिटाने का तय किया। लेकिन किसी तरह हजारों साल पुराना ये पेड़ उसकी नजरों से बच गया, जो आज भी हम सभी को इस टेम्पल में दिखाई देता है। द स्पेयर ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी कोई हिस्टोरिकल चीज होगी जिसके इतने सारे नाम हो, जैसे होली लैंड्स, द लैंड्स ऑफ लॉन्गिनस, द स्पेयर ऑफ लॉन्गिनस और स्पेयर ऑफ क्राइस्ट। कहा जाता है कि इसी लैंड से जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर क्रूसिफाइड किया गया था और इसकी पूरी जानकारी गॉस्पेल ऑफ जॉन बुक में पढ़ने को मिलती है। आपको जानकर शौक लगेगा कि ये स्पेयर 300 AD के आसपास हेलेना ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द्वारा ट्रैवलिंग के दौरान खोजी गई। हालांकि आज ये स्पेयर कहाँ है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। आपको जानकर अजीब लगेगा कि एडोल्फ हिटलर इस स्पेयर से इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि उसने इसे ढूंढने के लिए कई लोगों को लगा रखा था और ढूंढने वाले को इनाम देने का वादा किया था, और शायद यही कारण है जिसने मिडिल एज में इस स्पेयर को बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिक बना दिया था। एक्सपर्ट डॉक्टर हार्वर्ड बुशनर के अनुसार इसे वर्ल्ड वॉर II के बाद नाजी के खजाने के साथ अंटार्कटिका भेज दिया गया था और फिर 1970s में इसे नाजी की सीक्रेट सोसाइटी में रीडिस्कवर किया गया, जो आज यूरोप में हिडन है। वेल दोस्तों, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है ये अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी है, जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है। सीरियस एंशिएंट टूथ। दोस्तों, साउथ एशियाई देश लाओस ने साइंटिस्ट से एक ऐसे दांत की खोज की जिसने काफी लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। उनका कहना है कि यह दांत आज से लगभग 1,64,000 साल पहले किसी लड़की को बिलोंग करता था, जो कि एक प्राचीन ह्यूमन स्पीशीज डेनिसोवंस और ह्यूमंस की क्रॉस से जन्मी हुई होगी। इसके बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज से लगभग 7 लाख साल पहले निएंडरथल्स और डेनिसोवंस, जो कि ह्यूमन स्पीशीज थे, वो आज के मॉडर्न ह्यूमन से अलग हुए थे। बट उनका मानना है कि लगभग कई हजार सालों तक इनके संबंध इंसानों से बने रहे, जिस वजह से कई बच्चे पैदा हुए जिनके अंदर दोनों प्रजातियों के अंश मिले। लेकिन अगर उनकी बातों को मान लिया जाए तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग होगा कि आखिर कई हजार सालों तक ये स्पीशीज इंसानों के साथ क्रॉस करते रहे। बहरहाल इस बात के सबूत ऐसे ही बॉडी पार्ट्स के रूप में साइबेरिया और चीन जैसे देशों में भी देखने को मिले हैं, जो इसी तरफ इशारा करते हैं। कैनानाइट गॉडेस। गाजा स्ट्रिप के पास खान यूनिस नाम के गांव में आने खेत की खुदाई करते वक्त कुछ ऐसा मिला जिसने मेडिटेरेनियन के इतिहास को हमारे सामने लाने का काम किया, जिससे अभी तक ज्यादातर लोग अनजान थे। यहाँ पर खुदाई के दौरान एक सिर कटी हुई मूर्ति मिली
जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना यह था कि ये मूर्ति आज से लगभग 4500 साल पहले की है, जो कि कैनानाइट गॉडेस एनेट की है। आपको ये शायद ही पहले पता हो कि कैनानाइट गॉडेस एनेट को लव, ब्यूटी और वॉर माइथोलॉजी की देवी के रूप में पूजा जाता है। कैनानाइट वो लोग होते थे जो आज के इजराइल, सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन और लेबनान के रीजन में रहा करते हैं। कहते हैं कि गॉडेस एनेट को पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में पूजा जाता था। बस अंतर इतना है कि ग्रीक माइथोलॉजी में एनेट को एथेना के रूप में जाना जाता है। स्टोनहेंज हंटिंग पिट्स। हाल ही में यूरोप के प्रसिद्ध स्टोनहेंज से जुड़ी एक खोज सामने आई जिसने लोगों को चौंका दिया है। दरअसल इस खोज में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्टोरिक एरा के हंटिंग पिट्स को खोज निकाला जो हजारों सालों नीचे दबे हुए थे। एक्सपर्ट्स की माने तो इन पिट्स का उपयोग प्री हिस्टोरिक एरा के हंटर्स जानवरों को अपने जाल में फंसाकर उनके शिकार करने के लिए यूज करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पूरी साइट 8200 बीसी से लेकर 7800 बीसी के बीच बनाई गई थी, जिसमें से कई पिट्स तो लगभग 10,000 साल पुराने भी हैं। लेकिन इन पिट्स की सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि ये पिट्स इतने बड़े हैं कि जिसमें हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर भी आसानी से फंस सकते हैं, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी बात है। इनमें से एक पिट तो 13 बाय 6.5 फीट का है। द सीक्रेट ग्रीक गॉड्स। दोस्तों, ग्रीक सिविलाइजेशन में गॉड्स की अहमियत क्या थी वो हम सभी से छुपी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग कई ऐसे गॉड्स को भी पूछते थे जिनके बारे में आज भी बहुत कम इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। कहते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन के लोगों का एक ग्रुप इन गॉड्स को पूछता था जिन्हें कैबरी गॉड्स कहा जाता था। इन गॉड्स में हेकेट, फर्टिलिटी गॉडेस डिमेटर, उनकी बेटी पर्सेफोन और समुद्र के देवता डायमोन्स को गॉड के रूप में पूजा जाता था। इन गॉड्स को जिस जगह पूजा जाता था उसे सैमोथेरस गॉड कॉम्प्लेक्स या सैंक्चुरी ऑफ ग्रेट गॉड्स कहा जाता है, जो कि ग्रीस में आज भी मौजूद है। हालांकि उस कल्ट के लोग कौन थे जो मेन स्ट्रीम गॉड्स के अलावा इनको पूछते थे, उनके बारे में आज भी लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता। द बियर ओपनर टीथ। दोस्तों, साउथ अमेरिका में खेलों के मामले में रग्बी एक ऐसा गेम है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। इस कॉन्टिनेंट में लोग इस गेम को खेलना और देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर इस खेल की फैन फॉलोइंग उतनी ही है जितनी कि इंडिया में क्रिकेट की। लेकिन इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों की बात करें तो इन खिलाड़ियों के खेल के साथ साथ बियर से काफी ज्यादा प्यार होता है, जिस वजह से ज्यादातर रग्बी खिलाड़ी बियर ड्रिंकिंग क्लब्स के मेंबर्स होते हैं। हालांकि खेल के दौरान आई डेंटल इंजरीज की वजह से इन प्लेयर्स को बियर को अपने दांतों से खोलने में काफी दिक्कत होती है, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए अर्जेंटीना की एक बियर कंपनी ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस कंपनी ने बियर ओपनर के डिजाइन में एक टीथ तैयार किया जिसे खराब और टूटे दांत की जगह सर्जरी करके फिक्स किया जा सके। इस डिस्कवरी ने रग्बी प्लेयर्स को काफी सहूलियत दी और बियर खोलने और पीने के उनके शौक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है, जिसके चलते अब तो बिना डेंटल प्रॉब्लम वाले लोग भी इस बियर ओपनर टीथ का उपयोग करने लगे हैं। जेल रन बाय प्रिजनर्स। आप सभी ने जेलों के बारे में सुना ही होगा। काल कोठरी और छोटे छोटे सेल्स वाली जेलें जहां पर इंसानों का तो ठीक जानवरों तक का रहने का मन नहीं करे। लेकिन बोलिविया के लापाज में बनी सैन पेड्रो जेल ने तो जेलों के बारे में एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी। इस जेल में कैदियों के पास इतनी सुविधाएं होती हैं जितनी किसी भी देश की जेलों पर नहीं होती। यहाँ पर कैदी अपने परिवार वालों के साथ रह सकते हैं। इस जेल में होटल्स, पार्क्स और एंटरटेनमेंट के कई ऐसे साधन हैं जिनका यूज यहाँ पर रहने वाले कैदी पैसे देकर कर सकते हैं। इस जेल के आसपास रहने वाले लोग ही इस जेल को मेंटेन और रेगुलेट करते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले कैदियों को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए रूम और फ्लैट बुक कर सकते हैं। ओवरऑल ये जेल ना होकर अपने आप में कैदियों की एक अलग ही दुनिया है जो पूरे विश्व में अनोखी है। पेरुवियन एनाबेल। हॉलीवुड की हॉरर मूवी एनाबेल किसने नहीं देखी होगी। इस मूवी में एनाबेल नाम की गुड़िया को डरावनी और मोस्ट स्केरियस्ट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जो लोगों को बहुत डराती है। हालांकि वो तो सिर्फ एक मूवी है, लेकिन साउथ अमेरिकी देश पेरू में रहने वाली न्यूनेस फैमिली के घर एक एक गुड़िया की कहानी बिल्कुल एनाबेल जैसी है। इस फैमिली के पास भी एक ब्लू आईज और ब्लॉन्ड हेयर वाली एक गुड़िया है जिसका नाम सरिता है, जिसको लेकर वो क्लेम करते हैं कि उसमें आत्माओं का घर है। वो लोग कहते हैं कि उनके सोने के बाद ये गुड़िया पूरे घर में घूमती है और अजीब अजीब प्रकार की आवाजें निकालती है और उनको परेशान करती है। हालांकि इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कई उपाय करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी भी इस गुड़िया की काली ताकतों से छुटकारा नहीं मिल पाया है। अपेंडिक्स रिमूवल टाउन।
दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स एक ऐसी चीज होती है जो वैसे तो बॉडी के एक्स्ट्रा पार्ट के रूप में जानी जाती है, लेकिन जिस किसी ने भी अपेंडिक्स के दर्द का सामना किया है वो ये बात जानता होगा कि आखिर ये चीज है क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं, साउथ अमेरिका में विलास लास एस्ट्रेलास नाम का एक टाउन है जहां पर रहने वाले लोगों को यहां आने से पहले अपने अपेंडिक्स को ऑपरेट कर निकलवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका में स्थित इस टाउन की सबसे पहली शर्त है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो सभी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन नियरेस्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल लगभग 625 मील यानी कि 1000 किलोमीटर दूर है। इसके साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर जो कि माइनस में चला जाता है, जिस वजह से अपेंडिक्स के पेन की दिक्कत और ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर रहने के लिए अपेंडिक्स निकलवाने की शर्त सबसे पहले रखी जाती है। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। टैटू जर्सी। खेलों की लोकप्रियता लोगों के दिलों पर इस तरह राज करती है कि लोग अपने पसंदीदा प्लेयर्स के टैटू तक अपने शरीर पर बनवा कर रखते हैं। लेकिन आपको ये जानकर शौक लग सकता है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में एक सॉकर प्लेयर के दिलो दिमाग पर उसके सॉकर क्लब की दीवानगी इस कदर तक छाई हुई है कि उसने अपनी अपर बॉडी पर अपने क्लब की पूरी जर्सी ही टैटू करवा रखी है। जी हाँ दोस्तों, रियो डी जेनेरियो के रहने वाले जोस एंजोस ने अपने सॉकर क्लब की जर्सी को पूरी बॉडी पर बनवा रखा है। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जर्सी को टैटू करवाने के लिए उन्हें करीब 1 साल का वक्त लगा, जिसमें 90 घंटे के 32 सेशंस में नीडल्स के असहनीय दर्द को सहते हुए उन्होंने इसे बनवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें पेट और कॉलर बोन पर टैटू करवाते वक्त सबसे ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन फाइनली उनका यह सपना पूरा हुआ और आज योज पूरी लोकेलिटी में अपने इस क्रेज की वजह से स्टार बन चुके हैं। लोग उनके साथ फोटो निकलवाने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। रिसाइकल्ड ऑर्केस्ट्रा। दोस्तों, हमारे वेस्ट कबाड़ से क्या क्या बन सकता है और हम कैसे उसे यूजफुल तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, इसका उदाहरण साउथ अमेरिकी देश पैराग्वे के शहर क्वांटोरा के लोगों ने बड़ी ही बखूबी के साथ दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 4000 लोगों के रहने वाले इस देश में यूज होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कबाड़ से बने हुए होते हैं। वो हुआ यूं कि साल 2006 में शहर के कबाड़ को देखकर एक रिसर्चर के दिमाग में आए एक क्रिएटिव आइडिया में इस शहर की तस्वीर को ही बदल दिया। उन्होंने इस कबाड़ से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसा रूप दे दिया कि आज सालों बाद वो इस शहर की पहचान बन गए हैं। इनिशियली तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया, लेकिन देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगी और लोग इन्हें प्रोफेशनली यूज में लाने लगे। लेकिन वास्तव में कबाड़ के ऐसे उपयोग ने इस शहर के लोगों को न केवल एक अलग पहचान दिलवाई, बल्कि दूसरे लोगों को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए एनकरेज किया। पिरामिड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। साउथ अमेरिकी आइलैंड साला डी अरेजारो के सदर्न बॉर्डर पर पिरामिड नुमा एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखकर हर कोई शौक हो जाता है। लोग सोचते हैं कि गिजा के पिरामिड्स की तरह इस पिरामिड नुमा आकृति को भी लोगों ने ही बनाया होगा, लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस चीज पर रिसर्च की तो मालूम चला कि ये कोई मैन मेड आकृति नहीं, बल्कि एक नेचुरल इनएक्टिव वॉल्केनो है जो कभी फट ही नहीं पाया। लेकिन जब इस चीज से जुड़ी रहस्यमयी बातें निकलकर सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। रिसर्च में पता चला कि इनका सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर आकर सेरेमोनियल एक्टिविटीज करते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि इस जगह पर कुछ अद्भुत शक्ति है। इनके साथ साथ लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने इस जगह पर एलियंस का यूएफओ भी कई बार देखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ये बात जरूर है कि इस जगह से जुड़े रहस्य अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है। पेंटेड ग्लेशियर। दोस्तों, गुजरते हुए वक्त और बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स का पिघलना वैसे तो आजकल आम बात हो गई है, जिन्हें बचाने के लिए लोग अलग अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पेरू के प्रसिद्ध एंडीज माउंटेन्स के ग्लेशियर्स को बचाने के लिए जो अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जानकर आपका सिर चकरा जाएगा कि सच में ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ पर खत्म होती बर्फ और ग्लेशियर्स को बचाने के लिए यहाँ के माउंटेन्स को सैंड, लाइम और वाटर के मिक्सचर से सफेद रंग में पोत रहे हैं। उनका मानना है कि बर्फ से खाली हो चुकी माउंटेन्स सन से आने वाली हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर बर्फ टिक नहीं पाती, जबकि व्हाइट माउंटेन्स हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर रहने वाले लोग कॉलोनियल रे से कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा होना संभव नहीं है कि माउंटेन्स को पोत कर ग्लेशियर्स रिस्टोर किए जा सकें, लेकिन यहाँ के लोगों की इस तरकीब की वजह से इस एरिया में अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा बर्फ आने लगी है और ठहरने भी लगी है।
देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में ये लोग यहाँ के ग्लेशियर्स को रिस्टोर कर पाते हैं या नहीं। 1000 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स। आइसक्रीम के शौकीन लोगों के लिए वेनेजुएला के मेरिडा के एक आइसक्रीम पार्लर की फैन फॉलोइंग लोगों के बीच एक अलग ही लेवल पर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1980s में एक पुर्तगाली इमिग्रेंट द्वारा खोले गए इस आइसक्रीम पार्लर में आज करीब 1000 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब हेलाजेरिया कोरामोटो नाम के इस आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत की थी तो यहाँ पर सिर्फ 4 फ्लेवर की आइसक्रीम ही मिलती थी, लेकिन बदलते वक्त और लोगों की डिमांड की वजह से यहाँ के ओनर्स ने अपने क्रिएटिव माइंड को अप्लाई करते हुए वाइन, हॉट डॉग्स, मशरूम्स के साथ और भी कई अन्य चीजों को मिलाकर नए नए फ्लेवर्स को बनाया जो आप लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इस पार्लर की सबसे खास बात जो है वो ये कि यहाँ पर हमें ऑल टाइम करीब 60 से भी ज्यादा फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स मिल जाती हैं, जिनके फ्लेवर सीजन के बदलते ही चेंज हो जाते हैं। प्यूमा पंको। दोस्तों, साउथ अमेरिकी माउंटेन रेंज एंडेस के रेगिस्तान में बोलिविया के जंगलों में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर आर्कियोलॉजिस्ट ने प्यूमा पंको के नाम के एक एंशिएंट शहर ढूंढ निकाला है जो अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। इस शहर में कई ऐसे शानदार स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें बड़े ही शार्प तरीके से स्टोन्स को कट करके बनाया गया है। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ पर रहने वाले लोग टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस थे, जिस वजह से वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने में सफल रहे। इसलिए उस जमाने में बनी कई स्ट्रक्चर्स इस शहर में आज भी जस के तस मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका सिविलाइजेशन के लोगों के लिए ये शहर काफी ज्यादा वैल्यू रखता था, इसलिए वो इस जगह को काफी मानते थे। वो इस बात को पूरी तरह से मानते थे कि दुनिया को बनाने की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये शहर अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत और एंशिएंट आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।